तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। वायर पे हम लोग देख चुके हैं, चार्ज पे हम लोग देख चुके हैं, मोशन हम लोग देख चुके हैं, वायोट सेवर्ट एम्पियर सर्कुलर सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हमारा ये एप्लीकेशन पार्ट शुरू हो रहा है। अगर मैंने एक कॉइल है, ये इसको पूरा रेक्टेंगल नहीं समझना, हमको सिर्फ समझना क्या है, वायर्स लगाए गए हैं इस तरीके से, है ना। और इसको मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, फिगर के हिसाब से चलेंगे। नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही होंगी, हम सबको पता है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे भी। तो इससे ये बात पता ही है सबको, नॉर्थ से निकलता है साउथ में जाता है मैग्नेट्स की वजह से। यहाँ बड़े बड़े दो मैग्नेट्स रखे गए हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जा रही होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बता देता हूँ मैं। नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे जा रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सही। अब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैंने रखा है इसको, और इसमें करंट भी मैंने पास करवाया है। इस कॉइल के अंदर से मैंने करंट पास कराया, आई करंट। ऐसे इसमें से आई करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे घूम करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट आ रहा है, आई। अब हमको पता है सर कि आई करंट की वजह से वायर में क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है। जब भी दो मैग्नेटिक फील्ड या जब भी दो फील्ड्स आपस में टकराएंगे तो फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे, ये बात हमको पता है कि फोर्स तभी लगेगा जब मैग्नेटिक या कोई भी फील्ड हो, मैग्नेटिक गोली मारो तुम, कोई फील्ड होगा तभी फोर्स लगने वाला है। और वो फील्ड एक्सटर्नल होना चाहिए कि नहीं, वो फील्ड एक्सटर्नल होना चाहिए। तो सर इस क्वायल के लिए ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है, जो मैग्नेट ने प्रोड्यूस किया। हाँ सर। अब आओ फिगर में जरा समझते हैं। इसमें क्या है, करंट इधर जा रहा है कि नहीं, ऐसे है लूप, ये हॉरिजॉन्टल में बनाया इस तरीके से करके है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल में है। तो इधर से ये जा रहा है, करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, सही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जा रही है और करंट मेरी तरफ आ रहा है। तो मैं इसको बना करके दिखाता हूँ। मेरी तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये है टिप मेरी तरफ आ रहा है और ये इधर जा रहा है, सही है, सही है ना। ये करंट है, ये करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे आ रहा है मेरी तरफ। अब हम सबको पता है एफबीआई के रूल से अगर चलते हैं हम लोग, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में क्या, करंट किधर आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है। तो थंब कहाँ चला गया मेरा, नीचे की तरफ गया कि नहीं गया। देखो ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, एफ बी आई होता है। करंट कहाँ आ रहा है, इनटू द बोर्ड आ रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये फोर्स हो गया कि नहीं। मतलब सर क्या हुआ कि यहाँ पर इस वाले सरफेस पे कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा। और वैल्यू क्या होगी, आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल हो जाएगा क्योंकि साइन थीटा 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, मीन्स सर इस वाले फेस पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा। सपोज कर लेता हूँ मैं एफ, और एफ वन मान लेता हूँ मैं फिलहाल के लिए। और ये भी है, इसके लेंथ को मैं एल मान लेता हूँ। ये जो क्वाइल हमने यूज किया है इसका लेंथ कितना है, एल मान लेते हैं। तो एफ वन कितना हो जाएगा, आई बी एल साइन थीटा होता है क्या, आई बी एल साइन थीटा 90 डिग्री। क्या होने आ रहा है क्या डायरेक्शन, देखो 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 फिर से समझो। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर है, इस तरफ है, एफ बी आई होता है कि नहीं होता है। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और करंट किधर जा रहा है, इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इनटू द बोर्ड जा रहा है कि नहीं। ये 2D फिगर बनाया मैंने, रियलिटी में कैसा है फिगर है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। मतलब करंट बोर्ड की तरफ आ रहा है, तुमसे अवे जा रहा है, करंट तुमसे दूर जा रहा है। तो दूर जाने का मतलब ये वाली उंगली को मैं इधर घुमाऊंगा कि नहीं, अंदर की तरफ, क्योंकि ये क्या बताता है, करंट को बताता है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी भी इधर है। ये थंब किसको बताता है, तो फोर्स को बताता है। फोर्स कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए डाउनवर्ड बनाया मैंने। मतलब इस प्लेट पर, इस क्वाइल पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। अब आओ इधर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर है, और इस पीछे वाले जो मेरी तरफ क्वाइल है उसमें करंट इधर ही जा रहा होगा। दोनों का डायरेक्शन सेम है कि नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। डेट मीन्स थीटा 0 डिग्री, साइन जीरो जीरो हो जाता है, कोई फोर्स नहीं बनेगा यहाँ पे। अगेन इसमें आओ, यहाँ पे इस क्वाइल में करंट तुम्हारी तरफ आ रहा है, ऐसे घूम करके करंट तुम्हारी तरफ आया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर है, करंट तुम्हारी तरफ जा रहा है। बनाता हूँ मैं इसको, करंट तुम्हारी तरफ है, टिप तुम्हारी तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर है। अगेन 90 डिग्री बन रहा है दोनों के बीच में, तो साइन 90, ये तो कंफर्म हो गया। अब डायरेक्शन को जरा चेक करते हैं, एफ बी आई से चलते हैं। एफ बी, बी का मतलब इधर जा रहा है, और करंट कहाँ जा रहा है, तुम्हारी तरफ आ रहा है कि नहीं। थंब कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो फोर्स कहाँ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला है। यहाँ पे सर फोर्स लगेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, एफ टू, एफ टू मान लेता हूँ मैं। और इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन आई बी एल ही होने वाला है सर। क्यों, क्योंकि करंट सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, और लेंथ भी सेम ही माना गया है। अब देखो यहाँ पे सिनेरियो क्या होने वाला है, यहाँ सिनेरियो ये होने वाला है कि एक फोर्स इस पर लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, कैमरा थोड़ा सा ऊपर है इसलिए
और पकड़ना पड़ता है यहाँ पे, ये ऊपर है और ये कहाँ लग रहा है फोर्स, डाउनवर्ड। इधर भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्यों, एंटी पैरेलल हो जाएंगे, करंट इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, तो 180 डिग्री जीरो, साइन 180 जीरो होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला सिनेरियो, एक फोर्स अपवर्ड लग रहा है और यहाँ पे फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, सही। अब दोनों का फोर्स की वैल्यू क्या है, सेम है, आईबीएल दोनों फोर्स की वैल्यू सेम है। तो सर ये क्या करेगा, ऐसे नचाएगा कि नहीं इसको, टॉर्क बनाएगा, कपल बनाएगा, मोमेंट बनाएगा, ये आती बात समझ में। तो ये कॉइल क्या करेगा, ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करेगा कि नहीं, इसी से हम बनाते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसी प्रिंसिपल बनाते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हम लोग, ठीक है। तो ये कॉइल हमारा ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करेगा इस तरीके से, आती बात समझ में, इस तरीके से रोटेट होगा, क्योंकि ये दोनों फोर्सेज बराबर है, सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस, सेपरेटेड बाई डिस्टेंस, ये से रोटेट करने वाला है। इतनी कहानी समझ में आ गई क्या, मीन सर यहाँ पे टॉर्क लगने वाला है और वो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, सपोज करो इसका विड्थ में मान लेता हूँ बी, इसका विड्थ में मान लेता हूँ बी, तो टॉर्क लगेगा कि नहीं, वही टॉर्क के बारे में ही बताया गया है, हेडिंग वही है ना, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। टॉर्क होता क्या है हमारा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क बोलो चाहे यहाँ पे कपल भी बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम है, टाउ इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एनी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, बी है कि नहीं है, एफ इंटू बी लिख सकते हैं, तुम्हें करवाएगा एफ इंटू ए वन बाई टू, एफ इंटू ए टू बाई टू, वो दोनों बात वही है, दोनों वही सेम चीज़ है, क्योंकि दोनों ही सेम है। चलो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई बी एल फोर्स था और ये बी था, एल इंटू बी क्या देगा सर, लेंथ इंटू विड्थ, एरिया ऑफ द लूप देगा कि नहीं देगा, देखो एल इंटू बी रेक्टेंगुलर लूप है हमारा, तो एरिया हो गया, एल इंटू बी एरिया हो जाता है, तो इसको मैं आई बी इंटू ए लिख सकता हूँ कि नहीं। तो ये मैक्सिमम टॉर्क है, ये कितना है, मैक्सिमम टॉर्क है। अब आगे हम लोगों ने इसको फिर क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे लिख सकते हैं सर, टॉर्क की जो वेक्टर क्वांटिटी, अगर मान लो किसी जनरल एंगल पे मैं देखता, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज को ध्यान से देखो, टॉर्क की जो वेक्टर क्वांटिटी, आई स्केलर क्वांटिटी है, बी एक क्या है वेक्टर क्वांटिटी, ए भी एरिया वेक्टर होता है हमारा, ये दोनों वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, इसका मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए था। अब सुनो, किसी भी एक जनरल एंगल पे, अगर मैं बात करूं किसी भी एक जनरल एंगल पे, मैग्नेटिक मन में बिठा कर रखेंगे, इधर जा रहा था, अगर मान लो ये कॉइल हल्का से ऐसे रोटेट किया होता, हल्का से रोटेट करता, एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है, एरिया वेक्टर से जाएगा, अभी एरिया वेक्टर कैसे है, ऐसे है। अब एल और बी नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे एक नया वेक्टर मिल चुका है, अब एरिया को देखा जाएगा, कॉइल जैसे रोटेट करेगा, एरिया वेक्टर ऐसे रोटेट कर रहा होगा साथ साथ में परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सपोज एक एंगल पे ऐसे है ये, ठीक है, एरिया वेक्टर इस तरीके से है, एरिया वेक्टर इस तरीके से है और मैग्नेटिक इस तरीके से, तो क्या एंगल थीटा बन रहा है कि नहीं दोनों बीच में, जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगा, मैग्नेटिक तो ऐसे ही रहेगा, जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगा, देख रहे हो एरिया वेक्टर रोटेट कर रहा होगा। तो मैं एक जनरल एंगल पे लेके चलता हूँ कि सर अगर सपोज कर लेते हैं कि कॉइल हमारा हल्का सा टिल्ट किया होगा, तो थीटा डिग्री बना रहा होगा, तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ, टाउ इज इक्वल टू आई बी ए साइन थीटा भी लिख सकता हूँ कि नहीं। अगर क्रॉस प्रोडक्ट में लिखने की इच्छा होगी तो टाउ आई ए क्रॉस बी होगा कि नहीं, ए क्रॉस बी हो जाएगा ये, सही है, ए क्रॉस बी हम लोग लिख सकते हैं इसको टॉर्क के उसमें वेक्टर फॉर्म में। अब यहीं पर एक तुमको कॉन्सेप्ट बताया गया था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब ये क्या होता है हमारा, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एन आई ए को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। अगले जो चैप्टर है वहाँ अच्छे से समझाऊंगा इसको क्या होता है। वैसे तुमको ये बात पता भी है कि ये क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का क्या मतलब क्या हुआ, स्ट्रेंथ बताता है, ये स्ट्रेंथ बताएगा कि कितनी ताकत से टॉर्क लग रहा है इसके ऊपर, कितना मोमेंट जनरेट हो पा रहा है, कितना मोमेंट, क्योंकि ये गोल घूमना स्टार्ट किया होगा, रोटेट करना स्टार्ट किया होगा, कितने इजीली या कितना ताकतवर है हमारा क्या मोमेंट, उसी को बताता है ये, ठीक। और ये ताकत आई किसकी वजह से, मैग्नेट्स की वजह से ही आई थी। अरे भाई जितना ज़्यादा मैं ये रखूंगा, जितना ज़्यादा मैं इसका स्ट्रेंथ करूंगा उतना तेज रोटेट करेगा, है ना, तो इसीलिए इसका नाम रखा जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट स्मॉल एम से किया था, एन आई ए होता है, आई इंटू ए लिख सकता हूँ मैं, नंबर ऑफ क्वाइलिंग को अभी मैं 1 मान करके चलता हूँ, तो आई इंटू ए को तुम क्या लिख सकते हो, आई इंटू ए को एम लिख सकते हैं हम लोग। तो टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है यहाँ से, एम बी साइन थीटा, या इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, एम क्रॉस बी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो एक और टॉर्क का फॉर्मूला होता है ये हमारा, अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के केस में अगर बोलता है, उसके टर्म्स में बोलता है, तो हम लिख सकते हैं एम क्रॉस बी, सही। अब पोलैरिटी हम लोगों ने एक चीज देखी थी, पोलैरिटी कैसे निकाला जाता है, देखो किसी भी लूप में
अगर करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज अगर चल रहा होगा तो इसमें कौन सी पोलैरिटी आती है, नॉर्थ पोलैरिटी आती है, सही, नॉर्थ पोलैरिटी आ जाएगी इसके अंदर, इस तरीके से नॉर्थ पोलैरिटी आएगी। और जब भी कोई भी साउथ क्लॉकवाइज में चल रहा होगा, क्लॉकवाइज, तो एस बनाओ, एस एस बनता है, कैसे, नहीं देखो ये एरो ऊपर जा रहा है, ये एरो नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे ये एरो ऊपर जा रहा था तो नॉर्थ में ऐसा बनता है। तो जब भी कोई भी किसी भी वायर में एंटी क्लॉकवाइज में करंट अगर मूव कर रहा होगा, जिस तरफ से भी देखोगे तुम, क्योंकि अगर मान लो कोई एक सर्कुलर लूप था, कोई एक सर्कुलर लूप था, और इसमें मान लेता हूँ मैं करंट हमारा क्या है, अभी फिलहाल के लिए मैं ऐसे मान लेता हूँ, ये कौन सा डायरेक्शन है, तुम्हारी तरफ से क्लॉकवाइज है, मेरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब भी रिंग वगैरह में देखते हैं सर, तो किधर से देख रहे हैं, व्यूइंग साइड वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर तुम उधर से देखोगे तो क्या है, ये क्लॉकवाइज है, मैं इसी को ऐसे रोटेट करा रहा हूँ, अब देखो कौन सा साइड हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब तुम्हारी तरफ से देखा जाएगा तो ये क्लॉकवाइज है, और मेरी तरफ देखा जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है तुम किधर से सी कर रहे हो, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, अप साइड से, डाउन साइड से, किधर से तुम देख रहे हो। जिधर से देखोगे उधर तुम्हें लिखना पड़ेगा कि नॉर्थ पोल या एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम लेफ्ट साइड या फ्रॉम राइट साइड, जिधर से भी देख करके जो भी आभास होता है उसको तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई है। तो टॉर्क हमारा कितना लगेगा, आई ए क्रॉस बी। अब अगला जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालते हैं हम लोग एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, सही है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा किसी भी ऑर्बिट में, सुनो सुनो, सुनना रहे भाई मेरी बात सुनना, अगर किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा तो एक ऑर्बिट में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा सिंगल डायरेक्शन में, तो करंट बनाएगा, मीन्स वहां पे करंट आ गया। और उस पूरे अरेंजमेंट को अगर मैंने किसी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो क्या बनाएगा वो, टॉर्क लगेगा, टॉर्क नहीं मतलब एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो, सही है, आती बात समझ में इतनी। तो अब हमारा अगला जो आर्टिकल है वो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पे कितना डाइपोल मोमेंट होता है, बोर्ड ने पूछा है इसका डेरिवेशन, बट एनसीईआरटी में देखो कहीं नहीं लिखा गया है इसको, कहीं दिया नहीं गया, लेकिन बोर्ड पूछा है, इसको कर लेते हैं। तो ये हमारा अगला आर्टिकल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्यों, कई बार पूछा है बोर्ड, कई बार पूछा है, और इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आते हैं। यहीं से हम लोग जानते हैं बोहर क्वांटाइजेशन के बारे में, बोहर मैग्नेटॉन के बारे में जाना जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या निकालना है हमको, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो अभी भी बात हुई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ बताता है किसी भी एक मैग्नेटिक सोर्स का। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या बताएगा, एक स्ट्रेंथ बताएगा ये मैग्नेटिक इस सोर्स का, या ओरिएंटेशन बताता है कि कैसे रखा गया है, या क्या स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक सोर्स का हमारा। जैसे बार मैग्नेट वगैरह अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, तो कैसे पता चलता है हमको, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। जैसे कोई भी मास करंट को कंडक्ट कर पा रहा है, नहीं कंडक्ट कर पा रहा है, कैसे पता चला, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर, सही है ना। इसी तरह से मैग्नेट के अंदर भी क्या होता है हमारा, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, जिसकी वजह से पता चलता है कि कितना स्ट्रेंथ है किसी एक मैग्नेटिक सोर्स का, कितना मैग्नेटिक फील्ड वो लगा सकता है। ठीक, तो सर यहाँ पे मान लेता हूँ मेरा एक न्यूक्लियस है जिस पे चार्ज है जेडी, और एक इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, हमारे पास मूव कर रहा है इसी के अंदर। सपोज कर लो इसका रेडियस कितना मान लेते हैं हम लोग, स्मॉल आर मान लेते हैं हम लोग रेडियस है फिलहाल के लिए। हमें क्या चाहिए सर, अगर मुझे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूला हमें पता है, एम इज इक्वल टू आई इंटू ए होता है, बहुत देर से पढ़ रहे हम लोग ये, एन आई ए, कंप्लीट फॉर्मूला क्या होता है, एन आई ए, जहाँ पे एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, मैं टर्न्स को 1 लेकर के चल रहा हूँ, सिंपल। ठीक, मुझे सबसे पहले करंट निकालना पड़ेगा। एरिया तो मुझे पता है पाई आर स्क्वायर एरिया कवर कर रहा है ये, लेकिन मुझे करंट नहीं पता है। फिर हम मेरे दिमाग में आया सर करंट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ चार्जेस क्यू बाई टी, नंबर ऑफ चार्जेस पता चल जाए, ई से मल्टीप्लाई कर देंगे और हो जाएगा हमारा। तो चार्ज अब कैसे निकाला जाएगा, बताया गया होगा तुम्हारे में, देखो मूव कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज कितना है, ई, एक ही इलेक्ट्रॉन माना है, तो क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है, तो 1 इंटू ई हो जाएगा। अब टाइम पीरियड चाहिए होगा सर हमको, क्योंकि टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में जितना समय लग रहा होगा, तभी तो करंट बना रहा है ये। ठीक है, टाइम पीरियड हमको पता है, सिंस टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई आर बाई, मान लेता हूँ वी वेलोसिटी से चल रहा है,
2 पाई r/v, मान लेते हैं v वेलोसिटी से चल रहा है ये, ठीक है, इधर की तरफ मान लेता हूँ मैं, ये v वेलोसिटी से चल रहा है ये, सही। इसकी वैल्यू को उठा के वहाँ रख दिया जाए, इसकी वैल्यू को उठा के रखेंगे, देयरफॉर टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, करंट कितना हो जाएगा, EV/2 पाई r, ये हो जाएगा, सही है। अब हम लोग निकालते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, m इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू ए होता है सर, I की वैल्यू है EV/2 पाई r इंटू एरिया कितना कवर कर रहा है, πr², एक आर से एक आर गया, पाई से पाई गया, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना आया, EVR/2, सही है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आता है हमारा EVR/2, और ऐसा तुमने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होगे, तो न्यूमेरिकल्स भी इस पे बेस्ड पूछे जाते हैं। अब इसी को हम लोग लेकर के चलते हैं, बोहर से रिलेट करते हैं। बोहर का जो कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी भी ऑर्बिट में, तो वो बोहर के जितने भी पॉस्टुलेट थे उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। बोहर का सेकंड पॉस्टुलेट क्या था कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो NH/2 पाई का क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल H/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई, सेटिस्फाई होना चाहिए, ये बोला गया था। मतलब MVR क्या होता है, कांस्टेंट आता है, ये बात बोली गई थी ना, MVR कांस्टेंट होता है। अब उसी चीज को यहाँ से जस्टिफाई भी किया गया था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखो उसको कैसे निकाला जाएगा, सर हमें क्या बनाना है, MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई बनाना है कि नहीं। अगर मैं यहाँ ऊपर M और नीचे M ला दूं तो ऊपर MVR बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो वही काम करने जा रहे हैं हम लोग। तो मैं ऊपर नीचे दोनों में क्या करूंगा, मास का मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो मास में फिर कंफ्यूज मत होना, तुम्हारे मास को कैसे, अच्छा डाइपोल मोमेंट को यहाँ म्यू से लिखवाया गया ना, हाँ इसलिए क्योंकि कंफ्यूजन होगा, म्यू ई लिखते हैं हम लोग, यहाँ म्यू ई लिखेंगे, डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को म्यू ई से रिप्रेजेंट करेंगे। सर ऐसा क्यों, क्योंकि अभी मास में लूंगा, इधर भी एम इधर भी एम, कंफ्यूजिंग होगा, दोनों तरफ एम रहेगा तो कंफ्यूजिंग होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सिंबल को बदल देते हैं। तो म्यू ई कितना हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ई। अब मैं ऊपर भी एम वी से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे भी एम से मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया, ये अपना क्या एंगुलर मोमेंटम हो गया, और ये एम। यहाँ से हम एक रिलेशन निकालते हैं, म्यू ई बाई एल इज इक्वल टू E/2m, म्यू ई बाई एल इज इक्वल टू E/2m, और इसी को क्या बोला गया, गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोला गया। इसी म्यू ई बाई एल को ही बोला जाता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। गायरोस्कोप तुम लोग आगे जाके पढ़ोगे, गायरोस्कोप क्या होता है, एक डिवाइस होता है हमारा जो कि डायरेक्शंस वगैरह बनाने में हमारा यूज करता है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं हम इसको, ठीक है। जैसे अगर एरोप्लेन मूव करता है और हवा में अगर वो टर्न लेता है तो वहाँ पे गायरोस्कोपिक इफेक्ट आता है, ठीक है, हेड नीचे जाएगा टेल ऊपर जाएगा, टेल ऊपर जाएगा हेड नीचे, क्योंकि जब भी ऐसा नहीं है कि यहाँ हम लोग जो रोड पे बाइक या स्कूटी वगैरह चलाते हैं तो सिंपल तुमने टर्न लिया तो झुकता है, यहाँ पर भी झुकता है कि नहीं, थोड़ा बहुत बाइक कार झुकती है। वैसे ही सेम काम कहाँ होता है, एरोप्लेन में भी होता है, शिप में भी होता है, जो समुद्र में जहाज चलाते हैं हम लोग या हवाई जहाज लेकर के जाते हैं, अगर वो टर्न लेता है तो टेल उड़ता है, हेड नीचे जाएगा, हेड ऊपर जाएगा, टेल नीचे जाएगा, हल्का सा डिफ्लेक्शन होता है टर्न लेते समय पे, उसी को बोला जाता है गायरोस्कोपिक इफेक्ट, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारा जो पंखा, टेबल फैन जो होता है स्पिन करता है ना, वो उसमें स्पिन एक्सिस होती है, प्रिसीजन एक्सिस होती है, उधर भी गायरोस्कोपिक इफेक्ट होता है हमारा, ठीक, वो हायर क्लास में जाकर तुम लोग पढ़ोगे। अब हमको पता है एल इज इक्वल टू NH/2 पाई होता है, इसकी वैल्यू रख करके मैं एक कांस्टेंट वैल्यू निकालूंगा, म्यू ई मिनिमम, जिसको हम लोग बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है ना। अब पहले निकालते हैं बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन, तो इसी को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर फिर से, तो म्यू ई कितना हो जाएगा, इस एल को NH/2 पाई लिख सकते हैं हम लोग, NH/2 पाई लिखा जा सकता है, तो मैं लिख रहा हूँ E/2m, और इसको H/2 पाई, एन वन मान करके चल रहे हैं, एन को 1 मान करके चला हूँ मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से इसको रीअरेंज करें तो A/4 पाई m आ जाएगा कि नहीं, इसी को क्या बोला गया, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन बोला गया इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन बोला गया इसी को, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन इसको बोला गया, और एन भी रख लेते हैं जनरल फार्मूला, ठीक। अब मैं सारी वैल्यूज को पुट करूंगा, एन भी 1 के लिए मान लेते हैं फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, ई मुझे पता है, एच मुझे पता है, 4 पाई m भी मुझे पता है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है
तो म्यू ई और एन इज इक्वल टू 1, ये मिनिमम बताता है हमारा, मिनिमम डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताएगा मिनिमम, जो कि वैल्यू होती है 9.27 इंटू 10⁻⁻, यूनिट, बहुत बढ़िया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 9.27 10⁻24 एम्पियर पर एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसी को बोला गया बोहर मैग्नेटॉन, इसी को बोला गया क्या, बोहर मैग्नेटॉन। फर्स्ट ऑर्बिट, मिनिमम एनर्जी है ये, मिनिमम डाइपोल मोमेंट है, बोहर मैग्नेटॉन बोला गया इसको। ठीक, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्या हुआ, गड़बड़ किए क्या कुछ, सब गलत लिखे हैं सर? 27 नहीं होता है, तुमने नहीं गलत लिखी हो? हाँ 24 ही है, ठीक है। तो इसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, बोहर मैग्नेटॉन बोलते हैं, और बोर्ड में कई बार पूछा गया इसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो तुम्हें ये पूरा का पूरा डेरिवेशन करके आना पड़ेगा, नोट्स में अंग्रेजी लिखी गई है, अंग्रेजी अब समझ में आ जाएगा इजीली। अगला जो टॉपिक है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और उसका से कन्वर्जन जो है उसको नेक्स्ट में कवर किया जाएगा पूरा एक में।